तो हम बात कर रहे थे मेरा बेटा कल तक इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन की। इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन ये होती है कि जब आप एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को बिटवीन द प्लेट्स ऑफ अ चार्ज्ड कैपेसिटर रखते हो, तो होता यह है कि चार्ज कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जब आप उस इलेक्ट्रिक फील्ड में एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम को इंसर्ट करते हो, तो डाई इलेक्ट्रिक मीडियम के जो एटम्स होते हैं ना, वो हो जाते हैं पोलराइज्ड। मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है वो थोड़ा सा अपने आप को ले जाता है डिस्प्लेस करके पॉजिटिव प्लेट की जानिब, और पॉजिटिव न्यूक्लियाई थोड़ा सा अपने आप को नेगेटिव प्लेट की जानिब डिस्प्लेस कर लेते हैं। इस तरह हर एटम एक डाइपोल बन जाता है। इन डाइपोल्स के नतीजे में होता यह है कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाता है ऑपोजिट टू द अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये जो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर, ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम के इर्द गिर्द मौजूद पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज करता है, यानी कि कैपेसिटर के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिक्रीज कर देता है। यही वजह है हम कहते हैं कि आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है तो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करता है, पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी है, चार्ज पर यूनिट एरिया, वो आपकी डिक्रीज कर जाती है। वजह यह है जो इफेक्टिव एरिया है वो आपका इंक्रीज कर रहा होता है। ठीक है जी। लेकिन चार्ज कांस्टेंट रहता है, क्योंकि जो चार्ज आपने स्टोर किया वो कर दिया, बैटरी हटी हुई है। ये वो केस है जिसमें बैटरी अभी अटैच नहीं है कैपेसिटर के साथ, तो चार्ज वही रहेगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, यानी किसी हायर वैल्यू पे चली जाएगी। इंक्रीज का मतलब ये नहीं कि वेरिएबल हो गई, ना 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 ना, कांस्टेंट ही है। अगर पहले कैपेसिटेंस 10 फैरेड थी, माइक्रोफैरेड, अब वो जी 15 माइक्रोफैरेड हो गई मिसाल के तौर पे, तो 10 से 15 की वैल्यू पे चली गई। अब दूसरा केस ये होता है कि आपने एक चार्ज्ड कैपेसिटर है, उसके साथ बैटरी अटैच है। अब आपने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट किया है, अब क्या होगा? अब जब आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट करोगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी पहले की तरह, लेकिन अब चार्ज भी इंक्रीज करेगा क्योंकि पीछे सोर्स मौजूद है, वो मजीद चार्ज को एंटर करवा देगा। चार्ज इंक्रीज करेगा तो आपकी जो चार्ज डेंसिटी है वो भी अब इंक्रीज कर जाएगी, पहले वो डिक्रीज कर रही थी। लेकिन अब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है कैपेसिटर का बैटरी के साथ, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम रहता है। पोटेंशियल सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, क्योंकि दोनों प्रोपोर्शनल है अब आपस में। ये बातें क्लियर हो जानी चाहिए अब आपकी। उसके बाद आपके पास आ जाता है कॉम्बिनेशन। दो तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक सीरीज एंड एक पैरेलल। जो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से मिलता जुलता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस से मिलता जुलता है। यानी पैरेलल में अगर आपने कैपेसिटर लगाया तो इनकी कैपेसिटेंस ऐड अप होती है, सीरीज में रेसिप्रोकल होती है, कम हो जाती है। तो आपने अगर कैपेसिटेंस कम करनी है, डिक्रीज करनी है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इंक्रीज करनी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। ये राइट साइड पे मेरी सारी डेरिवेशन आपको नजर आई हुई है, जो कि मैंने सीरीज पैरेलल के हवाले से किया हुआ है। सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहेगा, डिफरेंट रहेगा। करंट या चार्ज, चार्ज कहना चाहिए, चार्ज सेम फ्लो करेगा। सेम चार्ज तमाम कैपेसिटर्स के ऊपर स्टोर होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस चाहे कम ज्यादा होगी, चार्ज सीरीज कॉम्बिनेशन में सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंट होता है, और तमाम अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस का सम टोटल पोटेंशियल के बराबर होता है। ये जी आपकी पहली इक्वेशन। ठीक है जी। अब आपको जिनको स्क्रीन नजर नहीं आ रही वो वैसे ही इसको एसेस करते चले जाएं, बाद में देख लीजिएगा। अब जब आप यहाँ पर वैल्यू पुटअप करोगे डिफरेंट पोटेंशियल डिफरेंसेस की, तो Q ओवर C1, Q ओवर C2, Q ओवर C3, Q कॉमन निकल के कटेगा, तो 1/C यानी कैपेसिटेंस, नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला 1/C1, 1/C2, 1/C3 आएगा। इसका आप एलसीएम लेके हल कर सकते हैं, आखिर में रेसिप्रोकल लेना होता है। अगर दो कैपेसिटर आप लगा देते हो सीरीज में, तो उसका फॉर्मूला आप जबानी ये वाला लगाएंगे, 1/C1 प्लस 1/C2 की जगह डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, C1 प्लस C2, C1 इंटू C2 ओवर C1 प्लस C2। ये लिखा नजर आ ही रहा है खैर से यहाँ पर। अब जिनको नहीं आ रहा वो जबानी में बोल रहा हूँ इस तरीके से कि विजुअलाइजेशन हो जाएगी जहन के अंदर। अच्छा,
पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल सेम होता है, चार्ज डिफरेंट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन कैपेसिटेंस। जिसकी ज्यादा कैपेसिटेंस है वहां ज्यादा चार्ज स्टोर होगा, जिसकी थोड़ी है वहां थोड़ी होगा, और टोटल चार्ज जो होगा वो तमाम चार्जेस के सम के बराबर। अब Q इज इक्वल टू सी वी होता है, तो यहाँ पे जब आप C1V C2V C3V लगा के हल करोगे तो नेट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपके सामने यहाँ ये लिखा हुआ है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस सो ऑन। अब यहाँ पर एक बार याद रखिएगा कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट कैपेसिटेंस बड़ी से बड़ी कैपेसिटेंस से भी बड़ी होती है, क्योंकि यहाँ कैपेसिटेंस इंक्रीज करती है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कैपेसिटेंस डिक्रीज करती है, नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज कर जाएगी। ये बात आप याद रखेंगे। अगली चीज, अगला जो इसमें एक एमसीक्यू बनता है, सारे कैपेसिटर एक जैसे हैं, सारे कैपेसिटर अगर एक जैसे हैं तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला C/N होगा। C/N नेट कैपेसिटेंस है, किसी एक कैपेसिटर की आप कैपेसिटेंस लें, उसको टोटल तादाद पे डिवाइड कर दें तो नेट कैपेसिटेंस आ जाएगी। अगर एक जैसे कैपेसिटर, यानी कि मैं अगर 10-10 माइक्रोफैराड के 3 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा रहा हूं तो नेट आंसर कितना आएगा? 10 को 3 से डिवाइड कर दो, वो आंसर आएगा, वो 3.3 बनेगा। ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास ये 10-10 माइक्रोफैराड के मैं पैरेलल में लगा देता हूं तो ये ऐड हो जाएंगे, 30 बना देगा आंसर। यहां तक बात समझ आ जानी चाहिए। और पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला सेम कैपेसिटर के अंदर NC होता है। ठीक है। एक एमसीक्यू बड़ा मशहूर किस्म का आ जाता है कि आपके पास 3 कैपेसिटर है, उनकी कैपेसिटेंस इक्वल है, C के इक्वल है। पहले आपने उनको सीरीज में लगाया, एक आंसर निकाला, फिर आपने उनको पैरेलल में लगाया, एक और आंसर बताया। दोनों कैपेसिटेंसेस की, सीरीज वाले की पैरेलल वाले के साथ रेशो निकालो। अब सीरीज वाले का आंसर C/N, तो C/N को ऊपर रखा, NC से डिवाइड कर दिया, C से कट गया, 1/N² इज द आंसर ऑफ द रेशो सीरीज कैपेसिटेंस टू पैरेलल कैपेसिटेंस का। उल्टा करोगे एमसीक्यू में तो N²/1 आंसर बन जाएगा। ये एक चीज हो गई। फिर पोटेंशियल डिफरेंस के सवाल आते हैं कि आपके पास कैपेसिटर्स हैं, उनके ऊपर अलग अलग आपका पोटेंशियल आपने मालूम करना है। जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है तो बड़ा एक सिंपल फॉर्मूला है, नेट पोटेंशियल इक्वल टू होता है टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। ये मैं आपको यहां लिख के बता दूं, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। अच्छा, ये मैंने वो सीरीज एंड पैरेलल का सवाल यहां हल किया हुआ है ये। ठीक है। ये मैं जो अभी बता रहा था जबानी, उधर लिखा हुआ था, मैंने उधर लिखा था, यहाँ पे अलग से भी हल हुआ हुआ है। अच्छा, जो मैं सवाल अब बता रहा था वो सुन लें कि नेट पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी सर्किट का, टोटल चार्ज ओवर टोटल कैपेसिटेंस। ठीक है। अब टोटल चार्ज, जारी बात है, आपके पास अगर एक चार्ज Q1 है, एक Q2 है, तो नेट कैपेसिटेंस C1 है प्लस C2 है, तो ये नेट वोल्टेज का आंसर आ गया ऑफ द कॉम्बिनेशन। 2 है, 3 है, 4 हैं, जितने भी कैपेसिटर हैं उसी हिसाब से इसको सेट कर देंगे हम। अच्छा, अब अब फर्ज कर लें आपके पास 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं, ये 2 सीरीज कॉम्बिनेशन में लगे हुए हैं, क्यों पैरेलल में तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल सेम होता है। ये सारी कहानी जो चल रही है सीरीज कॉम्बिनेशन के हवाले से चल रही है। ठीक है। यहाँ पोटेंशियल अलग अलग होता है, ये C1 कैपेसिटर है, ये C2 है, इसका पोटेंशियल V1 है, C2 वाले का V2 है, और इनको आपने एक बैटरी V के साथ ज्वाइन किया हुआ है। लेट्स सपोज चार्ज Q1 Q2 बराबर होगा, ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, चार्ज दोनों का सेम होगा। अब आपको V1 की वैल्यू मालूम करनी है, लेट्स सपोज V1 निकालना है। फॉर्मूला क्या होगा? C2/C1 प्लस C2 इंटू V, और V2 क्या होगा? C1/C1 प्लस C2 इंटू V। ये फॉर्मूला होगा। क्यों? क्योंकि चार्ज सेम है, तो फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू CV। तो COV इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो C2 का आंसर आएगा V1 के केस में, और C1 आएगा ऊपर न्यूमरेटर में V2 के केस में। ये बात समझ आ गई होगी अच्छे से? हाँ जी, इसमें कोई मसला? नो सर। नो सर। अच्छा जी, अच्छा जी, ये चीज हो गई है। मजीद इसके अंदर, इधर आ जाए जरा, वापस पीछे। अब इसके अंदर है जी एनर्जी स्टोर्ड का एक सवाल है।
एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, ये आपने पढ़ा हुआ तो है अपनी किताब के अंदर, मैं इसके फॉर्मूले डिस्कस कर रहा हूँ। एनर्जी स्टोर की बात आप कैसे, पहली बात है कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर कौन सी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर होती है। कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की शक्ल में एनर्जी स्टोर होती है ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। एक चीज तो ये हो गई। दूसरी बात कि एनर्जी स्टोर होती ही क्यों है। जब आप एक कैपेसिटर की प्लेट्स को बैटरी के साथ ज्वाइन करते हो तो होता क्या है, बैटरी के पॉजिटिव एंड से चार्ज चला कन्वेंशनल डायरेक्शन के हवाले से, और वो चलता चलता गया, ये हमने कल बात की थी कि चार्ज उस वक्त तक फ्लो करेगा, यानी करंट फ्लो करेगा जब तक कैपेसिटर मुकम्मल तौर पे चार्ज नहीं हो जाएगा। चार्ज चल रहा, बैटरी पे पहुंचा, बैटरी कैपेसिटर की प्लेट्स पे पहुंचा, ठीक। अब क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब वो पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, सामने मौजूद प्लेट के बॉस के पॉजिटिव को रिपेल करेगा, वो वहां से निकलेगा घूमता घूमता बैटरी के थ्रू वापस इस तरफ आ जाएगा जिधर पॉजिटिव चार्ज पहले से मौजूद है, ठीक है। इस तरह से एक फ्लो चलेगा पूरे सर्किट में। अब जो जो पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट की तरफ स्टोर होना शुरू करेगा, ठीक है, उधर नेगेटिव चार्ज आते जाएंगे। अब ये पॉजिटिव पॉजिटिव को तो रिपेल करता है कि नहीं करता, करता है। एक पॉजिटिव चार्ज का एक अपना फील्ड होगा, उस फील्ड के अंदर वो किसी और चार्ज को नहीं आने देगा, तो वो दूसरा चार्ज जाएगा उससे कुछ फासले पे खड़ा होगा जाकर, तीसरा उससे कुछ फासले पे खड़ा होगा, चौथा उससे कुछ फासले पर, एंड सो ऑन चार्ज ऐसा ऐसा लाइन वाइज डिपॉजिट होता चला जाएगा। इमेजिन हो रही ना पिक्चर। अब आप मजीद बैटरी का पोटेंशियल बढ़ाते हो, यानी आपने पीछे से और वर्क डन किया, तो जरा ये थोड़े थोड़े क्लोज हो जाएंगे, थोड़े थोड़े क्लोज, बहुत ज्यादा क्लोज नहीं हो सकते, रिपल्शन फैक्टर ज्यादा होता है, तो जरा क्लोज हो जाएंगे जितना ये क्लोज हो सकती है। और इसका एक वक्त आएगा कैपेसिटर आपका चार्ज हो जाएगा अपनी फुल एक्सटेंट के ऊपर, उसे कहेंगे फुली चार्ज कैपेसिटर। वो इक्विलिब्रियम वैल्यू कहलाती है। 100% कभी भी कोई भी कैपेसिटर चार्ज नहीं होता, क्योंकि वो गैप्स बीच में रहते ही रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब बैटरी को वर्क डन करना पड़ा है, और ये जो बैटरी का वर्क डन है ये इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर बन जाता है ऑन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। ये बात समझ आ गई होगी। तो बैटरी का इलेक्ट्रिकल वर्क डन किस में जाता है, आप सॉरी, बैटरी का जो केमिकल एनर्जी है वो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में शिफ्ट होती है, बैटरी की केमिकल एनर्जी इस केस में। ये हो गया। अब आगे चलें, जहां तक इसकी डेरिवेशन है वो तो हमारा नहीं है इसमें, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी बहुत डेरिवेशन का पता होना चाहिए। ये जो साफ सुथरी जगह है, ये इधर आ जाए जरा जी। देखें आप, आपके पास हम बात कर रहे थे इसकी इलेक्ट्रिकल वर्क डन। आपके पास क्या होता है, W इज इक्वल टू, एक मैं कलम चेंज कर लूं, W इज इक्वल टू QV, ये वाला होता है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन है। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन पोटेंशियल की डेफिनेशन आता है, पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, उसी से ये फॉर्मूला डेवलप होता है, ठीक है। ये जो आपका इलेक्ट्रिकल वर्क डन आ गया आपके पास, लेकिन ये जो इसमें चार्ज और पोटेंशियल है ना, आपको पता है कि ये पोटेंशियल होता है एवरेज पोटेंशियल, क्योंकि जब आप के ऊपर कोई प्लेट्स के ऊपर चार्ज नहीं है तो उसका पोटेंशियल जीरो होता है, ऐसा ऐसा ये चार्ज बढ़ता जाता है, पोटेंशियल बढ़ता जाता है। तो एवरेज पोटेंशियल का आंसर होगा, क्यू का आंसर तो होता है CV, और एवरेज पोटेंशियल होता है 0 + V/2, तो ये बन जाएगा 1/2 CV², यही W एनर्जी U बन जाएगा। अब यहां पर आप आकर फॉर्मूला अप्लाई करें, C की जगह कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला ε0A/D, ये अप्लाई करें, ठीक है। बेटा अपना माइक बंद कीजिए। और वोल्टेज की जगह आप जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो आप पोटेंशियल ग्रेडियंट की डेफिनेशन V = ED यूज करोगे, ये वाला। तो ये बन जाएगा E²D²। अब ये D स्क्वायर से कट जाएगा और ये आ जाएगा 1/2 ε0 E²AD। एक ये फॉर्मूला हो सकता है। अगर आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम को शामिल कर लेंगे तो εr ε0 E²AD हो सकता है। AD इसमें वॉल्यूम है, इसको वॉल्यूम से डिवाइड करोगे तो एनर्जी डेंसिटी स्मॉल यू से शो करते हैं, वो आ जाएगा 1/2 ε0 खाली E² तक, ठीक है। और नीचे वाले उसमें इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम εr ε0 E²। एनर्जी डेंसिटी का जो यूनिट होता है ना, वो निकलता है आपके पास जूल पर क्यूबिक मीटर। एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। हमारे क्या
अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बेटा आप अपना माइक तो बंद कर दिए, माइक बंद कर दीजिए काइंडली। फिलहाल लेक्चर चल रहा है, माइक बंद कर दिए, क्वेश्चन बाद में। ठीक है, जब मैं क्वेश्चन करने का टाइम दूंगा देन। अभी जरा सुन लें, दो चार बातें हैं आपकी इंपॉर्टेंट बड़ी। तो ये जी आपके पास एनर्जी स्टोर का आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है, इसमें ये पोर्शन आपकी एनर्जी डेंसिटी कहलाती है, ये वाला पोर्शन, और ये एनर्जी कहलाती है, इलेक्ट्रिक एनर्जी स्टोर्ड ऑन द प्लेट्स ऑफ अ कैपेसिटर। अब ये तो मैंने ई की शक्ल में कर दिया। अब ये जो फॉर्मूला, जो पहला जो फॉर्मूला, एक ही फॉर्मूला ये भी एनर्जी का, इसी फॉर्मूले से हम मजीद फॉर्मूले बनाते हैं, 1/2 CV स्क्वायर। ठीक है, ये एनर्जी का फॉर्मूला है। अगर आप यहाँ पे Q इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपके पास होता है CV, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप करें कि C का आंसर निकालेंगे तो Q/V बनता है। पुटअप करें जरा, 1/2 Q/V, V इसके कट कटा के 1/2 QV, ये भी फॉर्मूला हो सकता है। और ये फॉर्मूला आपकी बैटरी की एनर्जी का भी आ सकता है। ठीक है, एक ये आपकी शेप आ जाती है। इसी तरह अगर आप इसके अंदर, अभी मैंने सी की वैल्यू पुटअप की है, अब आप यूं करें Q इज इक्वल टू CV से V का आंसर निकालें। V का आंसर आता है Q/C, ये तरह पुटअप करके देखें तो U इज इक्वल टू 1/2 C अपनी जगह पर, Q स्केयर ओवर C स्केयर, और ये कटेगा 1/2 Q स्केयर ओवर C। अब ये 3 4 5 फॉर्मूले हमने निकाल लिए हैं, इनमें से इनको हम न्यूमेरिकल में भी यूज करेंगे। ये वैसे भी सवाल आ सकते हैं भाई, इसका ये कौन कौन सा फॉर्मूला सही फॉर्मूला है, कौन सा गलत फॉर्मूला है, कितने फॉर्मूले यहाँ सही लिखे हैं। तो ये फॉर्मूले आपको असबार याद होने चाहिए, नहीं होते तो ये ड्राइव करने आने चाहिए। अच्छा, एक और चीज इसमें बड़े मजे की है, अगर आपके पास एक कैपेसिटर है, आपने चार्ज कर दिया है और चार्ज करने के बाद उसको किसी तार से जोड़ दिया, तो चार्ज फ्लो करेगा ना, तो वो चार्ज हीट में कन्वर्ट होता है, एनर्जी में कन्वर्ट होता है। वो भी आपसे सवाल आ सकता है। तो उस सूरत में आपको से अगर पूछेगा ना कितनी एनर्जी अगर रिलीज हो रही है, तो वो एनर्जी होती है I²RT, वो ये चीज होती है वो एनर्जी। अब यहाँ तो आपको आर की वैल्यू नहीं दी गई, आपको कैपेसिटेंस दिया गया है और वोल्टेज दिया गया, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। चार्ज और क्या नाम है, वोल्टेज दिया गया तो ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे। चार्ज और कैपेसिटेंस दी गई है तो ये वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। ये तीनों आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब एक चीज होती है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, इसके बाद आती है, उसको जरा कर लेते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पकड़ना तो पकड़ लो। मैं जरा लेफ्ट साइड पे अपने लेक्चर की तरफ जा रहा हूँ मेन। ये आ गया हमारे पास चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। इसमें बड़े मजे की बात आपने ये नोट करनी है कि चार्जिंग की इक्वेशन और डिस्चार्जिंग की इक्वेशन भी याद करनी है। पहले चार्जिंग की ये वाली इक्वेशन, Q is equal to Q0 into 1 minus e raised to the power minus t over RC। ये सामने यहाँ लिखी है, जिसको मैं डबल एरो से शो कर रहा हूँ बिल्कुल सेंटर में। इसमें RC है टाइम कांस्टेंट, वो टाइम जिसमें कैपेसिटर अपनी इक्विलिब्रियम वैल्यू का 63.2% चार्ज होगा, जिसको हम रफली 63% कहते हैं, लेकिन एक्चुअली 63.2% तक चार्ज हो जाए। अब ये जो आपको Q की इक्वेशन नजर आई हुई है ना, इस इक्वेशन को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ हल करूं, मैंने ये राइट साइड पे किया हुआ, ये देखो जरा। अगर मैं RC की वैल्यू 1 RC लगाता हूँ, ये बिल्कुल एक्सट्रीम राइट पे जहां मैं बॉक्स बना रहा हूँ, इस जगह पर देखो, ये वाली कैलकुलेशन देखो। Q इज इक्वल टू Q0 है 1 माइनस ई रेस टू दी पावर, माइनस टी की जगह मैंने माइनस RC कर दिया, टी की जगह ओवर RC, ये e की पावर -1 बना, ये 1/e हो जाता है। इसको जब सॉल्व करेंगे ना तो जवाब 63 आता है, ये वाला। यानी एक टाइम कांस्टेंट में आपका चार्ज, यहाँ पे जो स्मॉल q बना हुआ है, ये इंस्टेंटेनियस चार्ज है एट एनी टाइम, और Q0 मैक्सिमम या इक्विलिब्रियम चार्ज है। तो आप देख सकते हो Q का जवाब 0.63 Q0 आ गया, यानी कि एक टाइम कांस्टेंट में आपका कैपेसिटर 63.2% चार्ज होता है। ठीक, अगर आप T की जगह पे 5 RC पुटअप करो तो जवाब आता है 99.9%, यानी आपका 99% आपका कैपेसिटर चार्ज होगा। ये कैलकुलेशन करके आप कर सकते हो, ये सेंटर में कैलकुलेशन मैंने की हुई है। इसका मतलब है एक कैपेसिटर को तकरीबन फुल चार्ज करने के लिए या 99% तक चार्ज करने के लिए 5 RC का टाइम दरकार है। अगर आपने 100% चार्जिंग करनी है, 100%, तो इनफिनिट टाइम चाहिए, अनडिफाइंड टाइम, अनडिफाइंड टाइम चाहिए आपको। ठीक है जी, ये याद रखेंगे आप।
इसी तरह से अगर आप जब उसका ग्राफ ड्रॉ करते हो, ये ग्राफ है जी चार्जिंग डिस्चार्जिंग का, लेफ्ट साइड पे, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे नजर आएगा, थोड़ा सा देख लें यहाँ पर। एक आपके पास ये जिसका चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों जिस चीज पर डिपेंड करती हैं वो है आर सी का प्रोडक्ट, इसे आर सी फैक्टर कहते हैं। आर सी टाइम है, टाइम टाइम के यूनिट देता है हमें, ठीक है। तो अगर लार्ज आर सी है तो स्लो चार्जिंग है, स्मॉल आर सी है तो फास्ट चार्जिंग है, ठीक है। और ये जो ग्राफ बना हुआ है ना, ये डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, ये मैंने आपको पहले बात बताई, इस किस्म का ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ कहलाता है। और याद है नहीं कि स्लोप ऐसे डिक्रीज हो जाएगी, इसका मतलब है शुरू में तेजी से चार्ज होगा कैपेसिटर, जब इक्विलिब्रियम वैल्यू के नजदीक पहुंच रहा होगा तो इसकी चार्जिंग मजीद स्लो हो जाएगी। ये भाई याद रखिएगा, शुरू में चार्जिंग तेज होती है, जो जो चार्ज डिपॉजिट होता चला जाता है क्योंकि रिपल्शन फैक्टर बढ़ता चला जाता है, रिपल्शन फैक्टर बढ़ने की वजह से चार्जिंग स्लो होती चली जाती है। ये हाल, यही हाल डिस्चार्जिंग का होता है। जरा डिस्चार्जिंग की तरफ आ जाए, ये डिस्चार्जिंग की इक्वेशन है Q इज इक्वल टू, अब इसमें 1 माइनस का फैक्टर नहीं है, Q नॉट है, 1 माइनस को छोड़ के बाकी चीजें वही हैं जो ऊपर वाले फॉर्मूले में, यू कैन सी योरसेल्फ, Q नॉट e पावर माइनस टी ओवर आर सी, ये वाला फॉर्मूला, ये डिस्चार्जिंग की हेडिंग के नीचे नजर आ रहा होगा सबको। यहां पर अगर मैं टी की जगह, अच्छा इसमें जो ये Q है ना, ये वाला Q, ये रिमेनिंग चार्ज है, रिमेनिंग चार्ज है ऑन द प्लेट्स, ये चार्ज ऑन प्लेट्स है। इसका मतलब है एक टाइम कांस्टेंट गुजरेगा तो अगेन 63 या 63.2% चार्ज डिस्चार्ज हो जाएगा, बाकी जो बचेगा वो 0.37 या 0.36.8, जिसको 0.37 ही बोलते हैं, या 37% चार्ज बाकी बचेगा ऑन द प्लेट्स। और यहां पर भी फुली डिस्चार्ज होने के लिए 5 RC का टाइम चाहिए, 99% तक डिस्चार्ज होने के लिए, ठीक है, 5 RC तक का टाइम चाहिए। और आपके पास इन्फिनिट टाइम चाहिए 100% डिस्चार्जिंग के लिए। इसका ग्राफ आपको नजर आ रहा होगा, उस ग्राफ का रेसिप्रोकल ही है, ये ऊपर से शुरू होकर नीचे आ रहा होता है, और ये नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, नेगेटिव स्लोप, ये वाला जिसको मैं क्लोज कर रहा हूं एक सर्कल टाइप क्लोज दायरे में, तो ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप अंदर डिक्रीजिंग। अब ये जो Q ओवर T है, QT ग्राफ है, ये QT ग्राफ करंट को शो करता है बच्चे, ये करंट को शो कर रहा है, ऊपर भी करंट को शो कर रहा था, ऊपर जैसा मैंने पहले पढ़ा के आया, वो ऊपर का ग्राफ से शो होता है कि वहां स्लोप डिक्रीज कर रहा है, यानी करंट ऐसा ऐसा डिक्रीज कर रहा होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव स्लोप है, यहाँ नेगेटिव स्लोप का मतलब है कि करंट आपका मैक्सिमम से शुरू होगा और ऐसा ऐसा नीचे की तरफ आता चला जाएगा, करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी, जिस डायरेक्शन में कैपेसिटर चार्ज हुआ था उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा, इसलिए नेगेटिव स्लोप आ रही है। बात समझ आ गई यहाँ तक सब लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. चलें जी, वेल एंड गुड, जबरदस्त। बाकी इसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, Q की वैल्यू होगी, C की वैल्यू पता होगी, तीसरी मालूम करनी होगी एंड सो ऑन, वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। अब जी मैं जरा ये रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूँ, अब रिकॉर्डिंग की मैं जरूरत नहीं है, और बाकी लोग अब आप जाना चाहें तो दे में गो, और मैं ये 07 का जरा मसला हल करता हूँ। सर ये बता दें कि आपने ये वाले जो नोट्स हैं वो सेंड कर दिए हुए हैं? ये मैं हमें कल कर दिए थे, याद है किसी को? कल मैंने किए थे।